अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आज के लेक्चर में हम पुरिटन एज को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 एजेस को डिस्कस किया, एंग्लो सैक्सन सेकंड वन, एंग्लो नॉर्मन थर्ड वन, रेनेसांस को 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया। जिन लोगों ने ये लेक्चर्स नहीं सुने वो ज़रूर सुनिएगा, आपको इन 2 पीरियड्स के बारे में आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या था और इसमें कौन से राइटर्स थे और कौन सी मेजर राइटिंग थी। तो आज के लेक्चर में हम न्यू वीडियो में मींस न्यू एज को डिस्कस करने जा रहे हैं, पुरिटन एज। इसका जो पीरियड था पुरिटन एज का 1600 से 60 और ये 17 सेंचुरी से इसका ताल्लुक था। लिटरेचर ऑफ 17th सेंचुरी में भी डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स। इसको 2 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, पुरिटन एज और एज ऑफ मिल्टन। इसको एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। इसको मज़ीद जो डिवाइड किया गया है जैकोबियन एंड कैरोलाइन पीरियड आफ्टर द नेम्स ऑफ रूल जेम्स वन एंड चार्ल्स वन, रूल्स फ्रॉम 1603 टू 1625 एंड 1625 टू 1649 रिस्पेक्टिवली। मतलब इस एज को काफ़ी नेम से मुखातब किया जाता है। पुरिटन एज, एज ऑफ मिल्टन, जैकोबियन एज, कैरोलाइन एज, इस तरह बहुत सारे और पीरियड हैं। रिस्टोरेशन पीरियड और द एज ऑफ ट्रेडन भी इसको कहा जाता है और इसका जो पीरियड है 1660 से 1700 तक है। इसमें हुआ क्या था कि डिक्लाइन ऑफ रेनेसांस पीरियड, मतलब जो रेनेसांस के हवाले से लोगों में पीरियड था, जो राइटर्स था उसमें डाउनफॉल आ गया, डिक्लाइन हो गया और जो न्यू राइटर ने न्यू पाथ, न्यू रास्ते को अडॉप्ट करना। इन अदर वर्ड इट वाज द spirit of science popularized by such great men as न्यूटन, बेकन एंड डेस्कार्tes। मतलब साइंस के बारे में लोगों को ज़्यादा आइडिया होने लगा। ड्यूरिंग 16th सेंचुरी इंग्लैंड एक्सपेंडिंग इन ऑल द डायरेक्शन। इन 17th सेंचुरी पीपल टुक स्टॉक व्हाट हैड बीन एक्वायर्ड। मतलब 16th सेंचुरी की बात करें तो लोगों ने अपनी डायरेक्शन को फॉलो किया हुआ था, लेकिन अगर 17th सेंचुरी की बात करें तो लोगों ने एक न्यू वे अडॉप्ट किया, न्यू मेथड अडॉप्ट किया कि किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। दे आल्सो एनालाइज, क्लासिफाइड एंड सिस्टमाइज इट, जिसको उन्होंने क्लासिफाइड किया, सिस्टमाइज किया। फॉर द फर्स्ट टाइम द राइटर्स बिगेन यूजिंग द इंग्लिश लैंग्वेज एज ए व्हीकल फॉर स्टोरिंग एंड कन्वेइंग फैक्ट्स। मतलब फर्स्ट टाइम राइटर्स थे जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को एज ए व्हीकल यूज़ किया, एज ए टूल यूज़ किया, स्टोरिंग, डाटा स्टोर करने के लिए और अकाए को पहुंचाने के लिए दूसरे लोगों तक। उसके बाद 17th सेंचुरी अप टू 1660 वाज डोमिनेटेड बाय पुरिटनिज्म एंड इट मे बी कॉल्ड द पुरिटन एज और द एज ऑफ मिल्टन, हु वाज द नोबलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पुरिटन पीरियड। मतलब अगर इसकी बात करें तो पुरिटनिज्म से डोमिनेट किया जाता है, मतलब डोमिनेटेड बाय पुरिटनिज्म। इसको पुरिटन एज या मिल्टन एज भी कहते हैं और मिल्टन वाज द ग्रेटेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पुरिटन पीरियड। रेनेसांस मार्क्ड बाय द रीबर्थ ऑफ मॉरल नेचर ऑफ मैन विच फॉलो द इंटेलेक्चुअल वेकिंग ऑफ यूरोप इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। मतलब अगर रेनेसांस की बात करें तो उसने 15th एंड 16th सेंचुरी को जस्ट फॉलो किया और अगर 17th सेंचुरी की बात करें तो इसमें पुरिटन मूवमेंट थी। लिबर्टी ऑफ द पीपल फ्रॉम द shakeless of despotic ruler as well as the introduction of morality and high ideas in politics. In literature of Puritan age we find the same confusion as we find the religion and politics। मतलब इसमें हम सेम चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं जिस तरह हम रिलीजन और पॉलिटिक्स में फाइंड करते हैं। द मेडिवल स्टैंडर्ड्स ऑफ chivalry, the impossible loves, romance which we find in Spenser and Sidney have completely disappeared। मतलब इसमें impossible loves, romance को डिस्कस किया, मतलब राइटर्स ने इसको डिफाइन करने की कोशिश की। Literary achievement of this so-called gloomy age are not of high order, but it had to honor of producing
वन सोलिटरी मास्टर ऑफ वर्स whose work would shed luster on any एजर पीपल। मतलब वैसे तो इस एज को डार्क एज कहा जाता है, ग्लोमी एज कहा जाता है, और इसमें कोई अच्छे काम नहीं हुए, लेकिन टू सम एक्सटेंट इट वाज वेरी पॉपुलर। जॉन मिल्टन हु वाज द नोबलेस्ट एंड indomitable representative of the Puritan spirit to which he gave a most lofty and enduring expression। जो इसने बहुत बड़े आइडियाज़ दिए, लॉफ्टी हाई किस्म के आइडियाज़ दिए, मतलब जॉन मिल्टन वाज द मेन फिगर ऑफ दिस पीरियड। उसके बाद प्यूरिटन पोइट्री बहुत ज़्यादा फेमस थी, जैकोबियन, कैरोलाइन, चार्ल्स, जेम्स। जो पोइट्री फेमस थी, पोइट्री ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल्स, पोइट्री ऑफ cavalier poets, poetry of schools of Spencer, it was a very popular in this। इसमें जो main famous writers थे, school of Spencer, Spencerians were the followers of Spencer's। In spite of changing condition and literary taste which resulted in reaction against the diffuse, मतलब बहुत सारी condition change हुई, literary taste हुआ, मतलब अदब में काफ़ी सारी changing आई। Spencer and Sidney had made fashionable during the 16th century. They preferred to follow Spencer and considered him as their master। मतलब स्पेंसर, सिडनी और स्पेंसर को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया गया 16th सेंचुरी में, एज वेल एज इन 17th सेंचुरी में। पोइट्स ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल्स, मेटाफिजिकल के मेन पोइट्स कौन कौन से थे? जॉन डन, हैरिक, थॉमस क्रेओ, Richard Crawshay, George Herbert, Lord Herbert, these were the famous writers of that period। Leader of this school was Donne। Donne was very famous। They are called metaphysical poets not because they are highly philosophical, but because their poetry is full of conceits। It was Dr. Johnson, उसके भी ideas। Henry Webber is also famous poet of this period। The metaphysical poets were honest, original thinker, ईमानदार थे, असल लिखने वाले थे। दे ट्राई टू एनालाइज देयर फीलिंग एंड एक्सपीरियंस, इवन द एक्सपीरियंस ऑफ लव। उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में लिखा, अपना एक्सपीरियंस लिखा, एक्सपीरियंस ऑफ लव को लिखा। दे वर आल्सो अवेयर ऑफ द लाइफ एंड वर कंसर्न विद द डेथ, ब्यूरल, डिसेंट इनटू हेल। मतलब वो जानते थे अबाउट डेथ, लाइफ, मरना, जीना और जन्नत, दोज़ख, ये तमाम चीज़ों के बारे में। Though they hoped for immortality, they were obsessed by the conciseness of mortality, which was often expressed in the mode of Navakish disgust। 1537 to 1631, the leader of the metaphysical school of poets had a very checkered career until become the dean of Estelle poet। मतलब इसका बहुत बड़ा कैरियर था। Though his main work was that deliver religious sermons, he wrote poetry of very high order। मतलब जो जॉन डन था, इसकी पोइट्री बहुत हाई ऑर्डर थी, बहुत ज़्यादा फेमस थी। He best known work as the progress of the soul and autonomy of the word, elegy and ephemeral। These are the famous works of John Donne। उसके बाद सेकंड वन पे जो आता है रॉबर्ट हैरिक। रॉबर्ट हैरिक का जो पीरियड था 1591 से 1674 था। रॉट अमूरस एज वेल एज रिलीजियस वर्क्स, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस वर्क्स लिखे, बट इट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ द पोइम्स ऑफ द फॉर्मर टाइप लव पोइम्स फॉर विच इज़ फेमस। बहुत सारी पोइम्स की वजह। He has a much in common with Elizabethan songwriters, but on account of his pensive fantasy and meditative strain, especially in religious works, Herrick is included in the metaphysical school of Donne। Second one, Thomas Crewe। इसका जो पीरियड था 1598 से 1639 तक का था, जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस ऑफ डन स्ट्रॉन्गर था। वाज द फाइनेस्ट लिरिक राइटर ऑफ हिज, मतलब तो लिरिक के लिहाज से बहुत बड़ा राइटर था। उसके बाद फ्रेशनेस ऑफ हैरिक, हिज पीरियड टू हिम फाइन वर्क। मोreover, though possessing the strength and vitality of Donne verse, Crewe verse is neither rugged nor obscure as that of master। मतलब इस वर्स के बारे में इसने बहुत ज़्यादा पोएम्स डिपिक्ट की, बहुत ज़्यादा वर्क डिपिक्ट किया। डन की बात करें
Both are similar in this perspective. His Persuasion of Love is a fine piece of rhythmic cadence and harmony. इसका जो famous work था Persuasions of Love. Richard Crashes, another writer of this period, 1630 1613 से 1649 तक, possessor टेम्परामेंट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हेरिक. इसका जो टेम्परामेंट था, जो वे था, वो डिफरेंट था फ्रॉम हेरिक. ही वाज अ फंडामेंटली रिलीजियस पॉइंट एंड हिज बेस्ट वर्क इज फ्लेमिंग हार्ट. इसका जो फेमस वर्क था फ्लेमिंग हार्ट था. दो लेस इमेजिनेटिव देन हेरिक एंड एक्चुअली इंफीरियर टू क्रे. एट टाइम क्रशे रीच द हाईएस्ट ऑफ देयर रेयर एक्सीलेंस इन हिज पोएट्री. मतलब जितने भी पोएट आते हैं वो अपने से बढ़ के काम करना चाहते हैं, मतलब दूसरों को देखते हुए एक्सीलेंस चाहते हैं इन हिज पोइट्री, इन हिज वर्क. सो दैट्स वे इसका जो वर्क था हाईएस्ट था, रियर एक्सीलेंस इन पोइट्री. हेनरी वेगन, अनदर मेन पोएट ऑफ दिस पीरियड, द मिस्टिक लाइक क्रशे was equally at home in scared as well as a secular verse. George Herbert is another most famous poet belonging to metaphysical school, except of course Donne. Donne के अलावा ये बहुत बड़ा राइटर था. He is due to clarity of his expression and transparency of conceits. मतलब जो ये बात करता था या लिखता था, उसके जो एक्सप्रेशन थे वो कंटिन्यूली लिखे हुए थे. ट्रांसपेरेंसी थी, कंसीट थी, बहुत सारे आइडियाज़ थे जिनको समझा जा सकता है. इन हिज रिलीजन वर्स देयर आर simplicity as well as natural earnest. इसमें simplicity थी as well as natural earnest थी. Mixed with the didactic strain, there is also current of quaint humor in his poetry. Lord Herbert of Cherbury is inferior as a verse writer to his brother George Herbert, but he is the best remembered as the author of an autobiography. Autobiography के लिहाज से इसको बहुत important writer माना जाता है. उसके बाद मोर ओवर ही वॉज द फर्स्ट पोएट टू यूज़ द मीटर विच वॉज मेड फेमस बाय टेनिसन मेमोरियम. उसने फर्स्ट टाइम मीटर का यूज़ किया अपनी पोइट्री में, जो कि फेमस पोएम टेनिसन्स की मेमोरियम में किया गया था. The metaphysical poets show the spiritual and moral favor of the Puritan as well as the frank humorous tendency of the Elizabethan. मतलब spirituality को बहुत प्रेफर करते थे, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट था. Sometime like the Elizabethan they sing of making the best of life as its last gathered by rosy birds while ye may, and other times they seek more permanent comfort in the delight of spiritual experience. उसके बाद नेक्स्ट पोएट्स थे कैवलियर पोएट्स. These are another famous poets of that period. Johnson followed the classical method in his poetry. मतलब डन था, डन को फॉलो करते हुए बेन जॉनसन था. इसका जो क्लासिकल मेथड था इस पोइट्री में. उसके बाद he imitated Horace by writing like him. Stares, elegies, epistles and complimentary verses. His lyrics and songs are differ from those of Shakespeare, whereas Shakespeare's songs are pastoral, popular and artless. Johnson are sophisticated, particularized and have intellectual and emotional rationality. The main and famous poet of this period was Milton. John Milton was the greatest poet of Puritan age and he stands head and shoulder above his all contemporaries. मतलब वो सब के लिए, सब के सामने शाना बशाना खड़ा हुआ और उसका जो वर्क था बहुत ज़्यादा फेमस था. He completely identified himself with Puritanism. He possessed such a strong personality that he cannot be taken represent anyone but himself. मतलब इसके बताने का मकसद ये है कि उसने खुद को पुरिटन एज का बहुत बड़ा राइटर और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कंसीडर को है. मिल्टन प्रेज स्पेंसर, शेक्सपियर एंड बेन जॉनसन एज अ पोइट. ही वाज डिफरेंट फ्रॉम देम ऑल.
इसकी जो तारीफ़ की डिफरेंट राइटर्स एंड प्ले राइटर्स, शेक्सपियर्स, बेन जॉनसन और बहुत सारे लोगों ने. वी डू नॉट फाइंड द exuberances of Spencer in his poetry, unlike Shakespeare, Milton, superbly egoistic. In his verse, which is harmonious and musical, we find no trace of harshness of Ben Jonson. In all his poetry, Milton sings about himself in his own lofty souls. In fact, no other English poet was profoundly religious and so much an artist. मतलब इसमें तमाम क्वालिटीज़ थी, हर तरह का इसमें फन था, हुनर था. Milton early poetry is lyrical. The important points of early periods are hymn on the nativity. उसके बाद ली एल गैरो, सेकंड पेंसिरोसो, लिसाइडेस आई थिंक, कॉमस, ये इसके मेन वर्क्स थे, मेजर पोएम्स थी. उसके बाद द हिम भी अनदर मेजर वर्क्स था. उसके बाद Lee L. Go and second Penseroso are full of very pleasing descriptions. उसके बाद the greatest dramatist of Jacobean period was Ben Jonson. मतलब Ben Jonson, मतलब ये जो Puritan Age है इसमें 3 से 4 पीरियड्स हैं जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किए. तो जैकोबियन है, जैकोबियन एंड कैरोलाइन पीरियड्स जो स्टार्ट होता है 1575 से 1634 तक. और इनमें जो फेमस वर्क्स थे जॉन मार्स्टन के, थॉमस डिकर, थॉमस हीवुड, थॉमस मिडल्टन, सीरियल टोर्नियर्स, जॉन वेबस्टर्स, जॉन फ्लेचर्स, फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट, फिलिप मैसेंजर्स, जॉन फोर्ट. ये क्या था, ये तमाम मेजर वर्क्स थे कैरोलाइन एंड जैकोबियन पीरियड के, जो कि 1575 से 1634 तक थे. जेम्स शर्ली इज आल्सो मेन वर्क ऑफ